हार्ट अटैक, जिसकी शुरुआत कई समय पहले हो जाती है, यानी कई ऐसे कारक हैं जीवन शैली से संबंधित जो हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। और जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसे लगता है कि अचानक ही ये समस्या आ गई, लेकिन अगर अपनी जीवन शैली से संबंधित कारकों पर ध्यान दिया जाए तो हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक होने पर इलाज किस तरह से करवाया जाए, इसे लेकर असमंजस की स्थिति होती है। ऐसे में एंजियोप्लास्टी करवाई जाए या फिर बाईपास सर्जरी, कौन सा इलाज का विकल्प अपनाना चाहिए, इसे लेकर बहुत से सवाल मन में उठते हैं। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, समझेंगे विशेषज्ञों से कि हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति में कब स्टेंटिंग की आवश्यकता होती है और कब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को करवानी होगी बाईपास सर्जरी। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हृदय हमारे लिए निरंतर आराम से काम करता है और हमारा ध्यान इस ओर तब तक नहीं जाता है जब तक हृदय से जुड़ी कोई समस्या ना हो जाए। हार्ट अटैक सिर्फ वृद्ध लोगों को ही होता है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। हार्ट अटैक का खतरा क्या सिर्फ धूम्रपान करने वालों या मोटे लोगों में ही होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। सर्दियों के मौसम में कहते हैं बहुत सारा प्रभाव होता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन क्या है और सर्दियों में किस तरह से इस स्थिति का निर्माण होता है, कैसे ये स्थिति बनती है, हृदयाघात के खतरे को कैसे बढ़ा सकती है ये स्थिति, ये आज आपको विशेषज्ञ बताएंगे। हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक क्या एक ही स्थिति है या इन दोनों में क्या अंतर है? जब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है या फिर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, इस स्थिति को कैसे समझा जाए? हार्ट अटैक ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, और यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो ऐसी स्थिति में क्या करवाना बेहतर है, यानी इलाज किस तरीके से करवाया जाए, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी, कौन सी अवस्था में इलाज का कौन सा विकल्प चुना जाएगा, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। बहुत से ऐसे लोग जो स्वयं को फिटनेस फ्रीक मानते हैं, लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि एक्सरसाइज और जिम करने वाले युवाओं में भी अचानक हृदयाघात होता है और उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर क्यों जिम या अधिक एक्सरसाइज करने वालों को हृदयाघात की संभावना होती है, जबकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यदि हृदय को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है। यदि आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं सर्दियों में ये सोचकर बहुत अधिक व्यायाम करते हैं कि शरीर भी गर्म रहेगा और आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा, तो ऐसे में क्या ये आपके लिए सुरक्षित है? सर्दियों में विशेष तौर पर क्या सावधानियां आपको रखनी है अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए? यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सर्दियों में पानी कम पीना बहुत देखा जाता है, साथ ही फैटी फूड्स अधिक मात्रा में खाए जाते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे हृदय के स्वास्थ्य पर और किस तरह की जटिलता इससे उत्पन्न हो सकती है? क्या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ने में ये योगदान देता है? क्या धमनियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटाया जा सकता है, यानी अगर एक बार ब्लॉकेज होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगा है, तो क्या उसे साफ किया जा सकता है? ये समझेंगे विशेषज्ञों से। और सबसे महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हृदयाघात के खतरे को कम करने के लिए प्रभावशाली उपाय क्या है, यानी वो कौन से बदलाव हैं जो हमें अपनी जीवन शैली में करने हैं जिससे हृदयाघात की संभावना को कम किया जा सके और चाहे मौसम कोई भी हो, ठंड कितनी भी हो, अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सके। ये तमाम बातें जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि हृदय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो कौन से कारक हैं जिनसे हृदय प्रभावित होता है। और जैसे ही तापमान घटने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है तो इसका क्या प्रभाव होता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर, किस तरह से धमनियां और हृदय प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय युवाओं में हृदयाघात की संभावना लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। हृदयाघात एक चिकित्सीय आपात स्थिति है जिसमें व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में हर क्षण कीमती होता है।
इलाज में देर से व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। सर्दियों में हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठंडे मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ता है हृदय के स्वास्थ्य पर। सर्दियों के मौसम में हृदय आघात का खतरा अधिक होता है। धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर की गर्मी बाहर न जाए। रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ सकती है और खून का थक्का जमने की संभावना अधिक होती है। जैसे जैसे तापमान कम होता है और सर्दी बढ़ती है, हृदय संबंधित जटिलताओं का खतरा और संभावना भी बढ़ जाती है। हृदयाघात की स्थिति में तुरंत एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी एक प्रकार की हृदय शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है। हृदय की बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब अवरोध या क्षतिग्रस्त धमनियां हृदय में रक्त के प्रवाह को बाधित करती हैं। हृदय बाईपास सर्जरी या कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी का उपयोग हृदय में रक्त प्रवाह को बेहतर करने के लिए किया जाता है। बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्ति को जीवन शैली में बदलाव और सावधानी रखनी आवश्यक होती है। साथ ही नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना और समय समय पर विशेषज्ञों को दिखाना भी जरूरी होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे हृदय में अवरोध से बचाव हो और आपका हृदय स्वस्थ रहे। विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में अपने हृदय को लेकर अधिक सावधानी रखें। थोड़ी सी लापरवाही आपके हृदय के लिए खतरा बन सकती है। सर्दियों में सेहत का ध्यान रखें और अपने हृदय को सुरक्षित रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। लफ्जों में कैसे इसे बयां करूं, ये लफ्जों की नहीं मेरे दिल की बात है। अक्सर हम दिल के यानी हृदय के स्वास्थ्य के विषय में बात जरा कम करते हैं। तब तक नहीं करते जब तक अस्पताल पहुंचने की नौबत नहीं आ जाती। विशेषज्ञों को आज हमने यहाँ बुलाया है स्टूडियो में, आपके हृदय यानी आपके हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, जो आपको बताएगा कि हृदयाघात के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यवीर यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, with over 15 years of experience. His areas of expertise are clinical cardiology, interventional cardiology, heart failure and PAH. With over 50 indexed publications in index journals, he is Honorary Secretary, Cardiology Society of India, Executive Committee Member, Indian Heart Rhythm Society, Life Member, Cardiology Society of India, and Principal Investigator for 3 ICMR funded projects. बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्यवीर यादव आपका। नमस्कार। किस तरह की भूमिका होती है शल्य चिकित्सक की यानी कार्डियोथोरेसिक सर्जन की, और कब आवश्यकता है आपको बाईपास करवाने की, ये हमें बताने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर वी देवगुरु, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली. With over 25 years of experience, he is president of Indian Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons in AIIMS since 1999, expert in valve repair, complex congenital and aortic surgeries, member of several national and international academic societies, and has over 150 papers in index journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर देवगुरु आपका। जब हृदय की बात होती है तो अक्सर हम दिल की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन दिल के स्वास्थ्य के विषय में यानी हृदय के स्वास्थ्य के विषय में बात करना भूल जाते हैं। आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि कौन से जीवन शैली से संबंधित कारक हैं जो आपके हृदय को स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सके और आपका हृदय स्वस्थ रहे, तो इसके लिए आपको करना क्या है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझ लेते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हृदय किस तरह से कार्य करता है और कौन से वो कारक हैं जो इसके लिए खतरा बनते हैं और चेतावनी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सत्यवीर यादव, आपसे समझ लें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, पहले ये माना जाता था कि अगर कोई मोटा है, धूम्रपान करता है, बढ़ती उम्र का व्यक्ति है, उसे ही
हृदयाघात हो सकता है, लेकिन आजकल का सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। युवा हो जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम तो फिटनेस फ्रीक हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनमें भी हमने देखा कई मामले आए जिसमें अचानक हार्ट अटैक हुआ और सडन डेथ भी हो गई। किस तरह का बदलाव आप देखते हैं जो हमारी जीवन शैली में आया है, जो हमारे हृदय को प्रभावित कर रहा है? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के लिए 6 प्रमुख कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये 6 प्रमुख कारण हैं जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की तुलना में हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक 1 दशक पहले होता है। अगर उन लोगों में 5वें-6ठे दशक में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ लगभग 4थे और 5वें दशक में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं। और इसके लिए प्रमुख कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड मेंटल हेल्थ। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम समय से पहले आने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। जी, इसकी जानकारी तकरीबन हम सबको है, यानी हमें पता है कि खतरे के कारक क्या हैं। हम जानते तो हैं, लेकिन क्या वाकई इसे मानते हैं? डॉक्टर देवगुरु, कितनी अवेयरनेस आप देखते हैं यंगस्टर्स में? उनको लगता है कि हम तो बहुत, अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो हम फिट भी हैं। क्या हेल्दी होना और बहुत ज़्यादा जिमिंग या एक्सरसाइज करना दोनों एक ही है? किस तरह से हार्ट हेल्थ हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है? नमस्कार। पहले अभी डॉक्टर सतवीर ने बोला था 6 रिस्क फैक्टर्स, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी ज़रूरी है। एक और चीज़ है, जिम में अचानक एकदम इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, पहले धीरे धीरे बढ़ाना है। एक दूसरा, ये सब जिम में एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्यूट इवेंट हो रहे हैं, सब लोग को कुछ तो फैमिली हिस्ट्री और पहले से हार्ट डिजीज हो सकते हैं। एक्सरसाइज के टाइम एक तो अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं और इंटेंसिव एक्सरसाइज करें तो, और वेट लिफ्टिंग करें एकदम जाके तुरंत करें तो, स्पेशली लेस एक्टिविटी करने वाले एकदम जिम जाके पहले दिन से शुरुआत करेंगे तो बीपी तो बढ़ता है। एक प्लाक कुछ भी है पहले से है और रप्चर हो जाता है। इसके लिए पहले ट्रेनिंग धीरे से शुरू करना है और एडिक्वेट पानी लेना है। हाइड्रेशन भी कम हो सकते हैं एक्सरसाइज के टाइम, और सॉल्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंस हो सकते हैं उस टाइम। ये सारा ध्यान रखना पड़ता है एक्सरसाइज करने के टाइम। फिर हार्ट अटैक 2 कारण हो सकते हैं, एक तो रुकावट की वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं और इम्बैलेंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ईसीजी में चेंज हो सकते हैं, फिब्रिलेशन हो सकते हैं। सो सारा पहले से रिस्क लोग को पहले से कंसल्ट करना पड़ता है, कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, धीरे धीरे चालू करना है। दूसरा, सप्लीमेंट कुछ भी ले रहे हैं सोच के लेना पड़ता है। स्टीरॉयड वगैरह लेने में चांसेस हार्ट फेलियर का ज़्यादा है। जी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो जिम की शुरुआत करते हैं, उनको सबसे पहले स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ये बोलकर कि उनकी सेहत को बेहतर करेगा, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा है, लेकिन वो उसके बाद जो उसका परिणाम होता है वो होता है या तो व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है क्योंकि उन्हें सडन हार्ट अटैक आता है, या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ऐसे में यदि आप बहुत ही व्यायाम करना चाहते हैं, सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है, क्या सावधानियां रखनी है, उस पर भी बात करेंगे। हाइड्रेशन का जिक्र भी किया है डॉक्टर देवगुरु ने, इसके महत्व को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सत्यवीर हमें ये समझा दें, जब व्यक्ति कहता है कि उसको हार्ट में ब्लॉकेज है और एक वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, क्या फर्क है इन दोनों अवस्थाओं में? और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको कभी कभी सीने में चुभन सी महसूस होती है। कैसे ये आइडेंटिफाई करें, अंतर करें कि ये जो समस्या हो रही है ये हार्ट की वजह से है, यानी ब्लॉकेज की शुरुआत हो गई है, या कुछ और? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए एक सामान्य लोगों के लिए बोलचाल की भाषा में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम लोग हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। सो हार्ट ब्लॉकेज का प्रेजेंटेशन 3 तरीके से हो सकता है।
हो सकता है कुछ लोगों को कोई सिम्टम ही ना हो और वो किसी और टेस्ट या किसी सर्जरी के लिए अपना कुछ हार्ट का चेकअप कराने गए और तब उन्हें पता चले कि हार्ट में ब्लॉकेज है, मतलब उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। दूसरा ये है कि जिनको हार्ट ब्लॉकेज है उनको एंजाइना होता है। एंजाइना मतलब कि वो कुछ भी जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं या तेज़ी से पैदल चल रहे हैं या खाना खा के चल रहे हैं, उस दौरान उनके सीने में भारीपन होना, पसीना आना, उसको सामान्य भाषा में एंजाइना कहा जाता है। और तीसरा जो हार्ट ब्लॉकेज का सबसे गंभीर प्रेजेंटेशन है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब बैठे बैठे बिना किसी एक्टिविटी के अचानक सीने में तेज़ दर्द होना, सांस फूलना, पसीना आ जाना, वो सबसे गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति अगर पैदा हो रही है तो हमें इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल जाना है, ईसीजी कराना है, और कुछ अगर हमें मेजर हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली हमें एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो हमें समझना है कि हार्ट ब्लॉकेज कई बार एसिम्प्टोमेटिक या बिना किसी सिम्टम के भी हो सकता है, और हार्ट ब्लॉकेज होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें इमीडिएटली हमें बाईपास या स्टेंटिंग कराना है। बहुत सारी दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा मैंने पहले बताया, अगर हम उन सबको कंट्रोल रखें तो हार्ट ब्लॉकेज को हम बिना स्टेंटिंग के और बिना बाईपास के भी मैनेज कर सकते हैं। जी, तो बहुत आवश्यक है कि बचाव ही कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद का जो सफ़र होता है ना सिर्फ बहुत अधिक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, बल्कि उसके बाद जो परिवार है और जो पेशेंट है उन दोनों की जीवन ही बदल जाता है। कई तरह की जटिलताएं होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्थिति से बचाव किया जा सकता है। कैसे, ये आपको विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल एक हमारे पास ईमेल है नवीन जैन जी का, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक्टिविटी की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमें वॉक करना चाहिए, अगर वॉक करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे में क्या करना है, जानना चाह रहे हैं नवीन जैन जी। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से आप बच सकते हैं। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हार्ट अटैक का खतरा कितना बड़ा है और कैसे इस खतरे को कम किया जाए, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। नवीन जैन जी का ईमेल हमारे पास, और बहुत से ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। पहले नवीन जैन जी का ईमेल ले देते हैं। 70 साल की इनकी उम्र है डॉक्टर सत्यवीर। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनकी एंकल सर्जरी हुई है, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री इनकी है। अब समस्या ये है कि ये ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहे, जो विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं। मैक्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर मनोज आपका। सर्दियों में किस तरह से हृदय की देखभाल की जा सकती है, हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं आज। डॉक्टर सत्यवीर, किस तरह से समझाना चाहेंगे, क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहा, क्या फिर भी सेहतमंद रखा जा सकता है अपना हृदय? बेहद ज़रूरी प्रश्न है ये। बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज़ हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, जिनकी घुटने की सर्जरी हुई है, हिप सर्जरी, एंकल सर्जरी हुई है, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बहुत ही विकल्प हैं कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम घर में बाइसिकल लेके अगर हम चल नहीं पा रहे हैं जिनको, तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं,
पार्क वगैरह में हम ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे जिसमें चलने के अलावा हम बैठ के कर सकते हैं, कि हम योगा कर सकते हैं, हैंड एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, तो उनका भी लगभग उतना ही इफ़ेक्ट है। अगर कुछ लोग चल नहीं पा रहे हैं तो उनको बेहद बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फॉर्म में की गई एक्टिविटी भी हार्ट अटैक के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। जी, लेकिन सर्दियों का मौसम आ गया है डॉक्टर मनोज कुमार, और ऐसे में बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी ज़्यादा रहता है मॉर्निंग आवर्स में ठंड होने की वजह से, क्या आप उनको बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे किस तरह की सावधानी रखी जाए? नो डाउट कि एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट की हेल्थ के लिए, लेकिन जटिलताएं ना बढ़ें। सर्दियों में अगर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि सर्द मौसम का हार्ट अटैक से संबंध है, और बहुत ही ये 1930 से ये पता चल गया था कि इसमें हार्ट अटैक जो है सर्दियों के मौसम में ज्यादा होते हैं। वजह जो भी है, आपकी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, और थक्के बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जहां तक एक्सरसाइज की बात है, डॉक्टर तोमर ने भी सही कहा कि बहुत सारे एक्सरसाइज, इवन जो बहुत जिनके पैरों में दिक्कत है, वो मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज के एक्सरसाइज, हैंड्स एक्सरसाइज करके, थोड़ा लाइट वेट उठा के, और जहां मॉर्निंग वॉक की बात है, सबसे ज्यादा AQI खराब होता है मॉर्निंग आवर्स में। तो बेहतर है कि वो शिफ्ट कर लें अपने मॉर्निंग वॉक को, उसको आफ्टरनून वॉक बना लें। जब थोड़ा सूरज की रोशनी आ जाती है उस समय चलें, और आप मास्क का यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग आप वॉक करते हैं उस समय भी मास्क का यूज कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे योगा, मेडिटेशन और जो स्टैटिक एक्सरसाइजेज हैं वो आपको प्रिवेंट करेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खान पान पे भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हम लोग देखिए सर्दियों में ऐसा करते हैं ना कि एक्सरसाइज कम करते हैं, खाते ज्यादा हैं। खास करके फैटी फूड्स का जो हमारे भारतीय परंपरा है कि सर्दियों के मौसम में खूब सारी मीठे और घी का इस्तेमाल होता है, उसको रोकना है। और अल्कोहल जो बहुत लोग लेते हैं कि उससे आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक रहता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। और कहिए कि अल्कोहल जो है आपको उल्टा असर करता है, वेजोडाइलेटेशन या नसों को फैलाता है, तो इसमें भी दिक्कत होने की संभावना बन जाती है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को ध्यान रखना है, पूरा लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। खास करके जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आप ध्यान रखें कि आपकी जो दवाइयां हैं जो चल रही हैं, और आपकी जो डॉक्टर की एडवाइस है कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसका भी एक है कि आपको एक सिम्टम लिमिटेड, अगर आप चलते फिरते हैं, सांस फूलने लगता है, छाती में भारीपन हो जी, तो बहुत आवश्यक है कि एक्सरसाइज की जाए, लेकिन उसके साथ ही प्रिकॉशंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन के लिए खतरे को बचा सकती है, आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है और आपके हृदय को रख सकती है स्वस्थ। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं हृदय के स्वास्थ्य के बारे में, हार्ट अटैक से बचाव के बारे में। कुछ और जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हृदयाघात के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इलाज के विकल्प एक एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग और दूसरा होता है बाईपास सर्जरी। डॉक्टर देवगुरु, बाईपास सर्जरी कौन से पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड होती है? बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जिनको लगता है कि क्यों ना कितनी भी ब्लॉकेज है स्टेंटिंग ही करवा ली जाए, क्योंकि प्रोसीजर बाईपास सर्जरी की अपेक्षा आसान लगता है। उनको लगता है कि अगर बाईपास सर्जरी के लिए जाएंगे तो अपने जीवन के लिए और अधिक खतरा बढ़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे विशेषज्ञ के तौर पर? किसी को छाती पर दर्द हो रहे हैं और किसी रीज़न की वजह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, हार्ट ब्लॉकेज पता चल रहे हैं, फिर देखना पड़े कितना है ब्लॉकेज। हो सकता है मेन नस में ब्लॉकेज नहीं है और छोटा छोटा नस में ब्लॉकेज है, उसके लिए सिर्फ दवाई में चला सकते हैं। कितना टाइम पेन कम हो गया तो ठीक है, उसी में रखना है, दवाई में रखना है। बीपी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, एक्सरसाइज करना है, वो काफ़ी है। किसी ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाता है 50 के ऊपर और हो सकता है उसको स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लॉकेज मेडिसिन में ठीक नहीं होते हो और क्रिटिकल ब्लॉक है तो स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी में ठीक हो सकते। किसी लोग को ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। मेन नस में 50% के ऊपर ब्लॉक है और तीनों नस में मेन सप्लाई होता है हार्ट का, तीनों नस में ब्लॉकेज है और हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है और डायबिटीज़ है। इन लोग के लिए बाईपास सर्जरी बेहतर है जी। लंबा समय तक सही रखेगा बाईपास सर्जरी करने के बाद। एक चीज़ याद रखना, बाईपास सर्जरी बहुत सेफ़ है, बहुत खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। अभी तो PMJ स्कीम में भी आता है। सो बाईपास सर्जरी परमानेंट सॉल्यूशन है। किसी को ज़रूरत है बाईपास करना है, डरने के बात नहीं, बहुत सेफ सर्जरी है जी। हो सकते है छोटा सर्जरी से करेंगे, सामने से करेंगे, साइड से करेंगे, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सारा नस को बाईपास करना है, वही ज़रूरी है। एक तो बाईपास सर्जरी की आवश्यकता कब होगी ये विशेषज्ञ निर्धारित करेंगे, इस बात पर कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, कितनी अधिक है और जो पेशेंट है जिसको ये समस्या हो रही है उसकी स्थिति क्या है। डॉक्टर देवगुरु, आप बता रहे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बाईपास की आवश्यकता है तो सुरक्षित है और करवा ली जाए। इसके बाद का जो जीवन होता है व्यक्ति के लिए, रिकवरी की अगर बात की जाए और आगे आने वाले जीवन की, कितना समय लगता है एक बार बाईपास होने के बाद रिकवर करने में व्यक्ति को? सारा हार्ट सर्जरी मेन छाती खोल के करेंगे तो 1 हफ्ते कम से कम लगता है पूरा पेन सब सेटल होने में, बट 2-3 हफ्ते में वापस डे टू डे काम कर सकते हैं जी। और छोटा निशान से करेंगे ऑपरेशन और जल्दी वापस जा सकते हैं। बट ऐसे नहीं है ऑपरेशन किया फिर हार्ट ही बदल गया, ऐसे नहीं है। सिर्फ ब्लॉकेज को बाईपास किया, ऑपरेशन के बाद भी पूरा बीपी का कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, शुगर, एक्सरसाइज सब में ध्यान रखना है। नहीं तो फिर से आगे बाईपास कर दिया, एक रास्ता खोल दिया, उसका आगे भी रुकावट हो सकते हैं। वो प्रिवेंट करने के लिए आप पूरा ऑपरेशन के पहले क्या था वैसे जी सारा करना है। देखना है कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपने रिस्क फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा तो आपने एक नया रास्ता बनाया है लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। और चाहे इलाज के लिए कोई भी प्रोसीजर यूज़ किया जाए उसके बाद फॉलोअप्स करने बहुत ही ज़रूरी हैं। डॉक्टर सत्यवीर, आपके लिए एक प्रश्न है। डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कार हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरे साल भर थर्मो मैकेनिज्म उसमें होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? और एक दूसरा प्रश्न इनका है कि अगर बात की जाए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की, अगर एक स्पेसिफिक दवा इन्होंने लिखी है, नेबीवोलॉल है, अगर इसका यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है तो कितना सुरक्षित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लेकिन जो एक्सटर्नल टेम्परेचर से हमारी ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्स करती हैं, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है और हृदयघात का खतरा तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है। ना केवल हृदयघात का खतरा बल्कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना, हार्ट फेलियर के जो मरीज़ हैं उनका डिकम्पनसेट होना, और जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ये सब चीज़ें लो टेम्परेचर की से रिलेटेड हैं। और उसके लिए खाली वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम
कोल्ड वेदर में हम लोग हमारी एक्टिविटी कम कर देते हैं, फैटी इनटेक ज़्यादा हो जाता है, और इवन मेंटल हेल्थ लाइक विंटर वेदर में डिप्रेशंस ये भी ज़्यादा कॉमन, ये सभी फैक्टर मिलकर हृदयाघात के खतरे को बढ़ाते हैं। जी, और ना सिर्फ ये कि तनाव भी हम ले रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर सत्यवीर। या और एम्बिएंट पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। दूसरा आपका जो सवाल था कि नेबियोलोल जो आप दवा ले रहे हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, और ये हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है और एंजाइनल सिम्टम्स को भी कंट्रोल करती है। इसके एज सच बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन जिनकी हार्ट रेट 50 से कम रहती है रेस्टिंग में, उनको थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए अगर वो नेबियोलोल ले रहे हैं तो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे फटीग ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अदरवाइज लंबे समय तक लेने में कोई खतरा नहीं जी। लेकिन फिर भी विशेषज्ञ यही कहते हैं कि चाहे दवा मामूली हो या किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए आप कोई भी दवा ले रहे हैं, खास तौर पर अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या हृदय रोगी हैं या हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो जैसे ही ये मौसम बदलता है यानी सर्दियों की शुरुआत होती है, न सिर्फ आपको विशेषज्ञ को दिखाना है बल्कि अपनी डोजेज एडजस्ट करवानी है, कितनी मात्रा बढ़ेगी क्या कम होगी ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे, इसलिए अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। फिलहाल विद्या है हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत है आपका विद्या जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, हमारे पिताजी का हार्ट का 23% काम कर रहा है जी, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? 23% काम कर रहा है हार्ट जी, राइट, क्या इनको करना चाहिए डॉक्टर यादव? हाँ, विद्यासागर जी, अगर हार्ट 23% काम कर रहा है इसका मतलब है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई है। तो हार्ट की अगर पंपिंग कमज़ोर हो गई है तो एंजियोग्राफी से भी पता चल सकता है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर क्यों हुई है। ज़्यादातर लोगों में हार्ट अटैक होने की वजह से पंपिंग कमज़ोर होती है, तो उसको अगर एंजियोग्राफी करते हैं और हार्ट में ब्लॉकेज आता है तो उसको स्टेंटिंग या बाईपास के जरिए, जैसे डॉक्टर देवगुरु ने बताया कि ऐसे मरीज जिनकी दिल की पंपिंग कमज़ोर है और उनको कई सारी नसों में ब्लॉकेज है, तो ऐसे लोगों के लिए बाईपास से हार्ट की पंपिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और उनको चलने फिरने में सांस फूलना और सीने में दर्द होने की शिकायत ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को अगर एंजियोग्राफी कराते हैं और हार्ट का ब्लॉकेज नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसके लिए हम दवाइयाँ आजकल जिसको 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर बोलते हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर्स और एमआरएज हैं, जो 4 पिलर हैं हार्ट के, जो ऐसी अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हार्ट का आगे जो भी टेस्ट हैं जैसे एंजियोग्राफी या दोबारा इकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत है जी। डॉक्टर मनोज, एक हमारे व्यूअर हैं विवेक जी हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर वो साइकिलिंग करते हैं नियमित तौर पर तो क्या उससे हृदय रोग होने की संभावना कम होगी या हृदय स्वस्थ रहेगा? 20 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग, इज इट गुड फॉर हेल्थ? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक्सरसाइज की कैपेसिटी हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। जैसे 20 किलोमीटर साइकिलिंग जो है, ओवर इंडल्जेंस विथ एक्सरसाइज ऑल्सो डेंजरस। बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके लिए, हृदय के लिए ठीक नहीं है। कई स्टडी में पाया गया कि जो मैराथन रनर्स होते हैं उनके आर्टरी में वो चर्बी जमी हुई पाई गई। तो मुझे लगता है कि एक आपका जो है अपना स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए और वो डिपेंडेंट होना चाहिए कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी एज कितनी है, आप कितना, आपका एफर्ट टॉलरेंस है। तो वो एक हमारे यहाँ बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। निश्चित तौर पे जो साइकिलिंग है वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन स्टैटिक साइकिलिंग जो आप घर में चलाते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा विकल्प है अगर आप इस प्रदूषण के टाइम में, या जब बहुत ज्यादा AQI बढ़ा रहता है, PM 2.5 जो है वो समझिए कि एक तरह से कहिए कि रिस्क फैक्टर है, न्यू रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की बीमारी के लिए। और इसका बड़ा कॉरिलेशन है, जैसे जैसे PM 2.5 बढ़ता है
वायुमंडल में, उसी हिसाब से आपके हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ते हैं। तो ये निश्चित तौर पे आपको इस दौरान, इस मौसम में एक अच्छा विकल्प है कि आप साइकिलिंग करें, बट कितना करें ये आप अपने चिकित्सक से एक बार बात जरूर कर लें। जी, और अगर आप इस मौसम में यानी बहुत ज़्यादा ठंड और प्रदूषण में एक्सरसाइज या साइकिलिंग कुछ भी करने का सोच रहे हैं तो ये समझ लीजिए, ये याद रखिए कि ये जो आपका पैशन आपको लगता है कि कुछ भी मौसम हो हम बाहर निकल जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, ये जो पार्टिकल्स हैं PM 2.5, जितना डीप आप ब्रीथ करते हैं उतने ही गहरे ये आपके शरीर में, श्वसन तंत्र में और आपके रक्त में उतरते हैं और बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए वो समय चुनें जब ठंड भी कम हो थोड़ी और प्रदूषण का या पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी कम हो। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से राजेश सहगल हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं एस्पिरिन घर पे रखनी चाहिए, उसका फायदा होता है कि वो एस्पिरिन कब यूज करनी चाहिए, कब सिम्टम हो, उसकी क्या एप्लीकेशन है? और दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि गर्म पानी सर्दियों में पीने से क्या फायदा होता है जी हार्ट अटैक से? डॉक्टर सत्यवीर, दो महत्वपूर्ण सवाल। एस्पिरिन लेने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि लगे हार्ट अटैक है तो एस्पिरिन ले ली जाए, लेकिन कुछ लोग हाइपरटेंसिव भी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एस्पिरिन कौन सी अवस्था में रामबाण हो सकती है? बिना चिकित्सकीय सलाह के एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो मरीज जिनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, जो एस्पिरिन और दूसरी एंटीप्लेटलेट दवाइयों पे हैं, अगर उनको तेज़ सीने में दर्द होता है तो उनको एस्पिरिन की एक लोडिंग डोज दी जाती है, पर वो भी अगर हॉस्पिटल प्रेमिसेस में दी जाए तो ही उसका फ़ायदा होता है। लेकिन घर पे बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना चिकित्सकीय सलाह के एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो इनका प्रश्न, दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अच्छा हाइड्रेशन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर किसी को पहले से हार्ट फेलियर है तो उनको फ्लूइड इंटेक भी लिमिटेड रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीना, स्पेशली जिसको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है और जिसका दिल कमज़ोर है, वो हार्ट फेलियर वाले मरीजों को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो आपका फ्लूइड इंटेक लिमिटेड होना चाहिए, 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड इंटेक होना चाहिए, स्पेशली उन मरीजों को जिनका दिल कमज़ोर है। जिनका दिल कमज़ोर नहीं है उनको नियमित रूप से हाइड्रेशन रखना चाहिए। गर्म और ठंडा पानी पीना, ये अगर हमारा स्वास्थ्य अलाउ कर रहा है, अगर किसी को ठंडा पानी पीने से कोई समस्या नहीं है तो वो ठंडा पानी पी सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कोल्ड एलर्जी होती है तो वो ठंडे पानी के सेवन से बचें, वो गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं जी। और सबसे अच्छा ये है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी को ले आएं और उसका सेवन करें, तो इससे समस्या भी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। डॉक्टर देवगुरु, बाईपास सर्जरी की जब बात आती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है, कितनी तरह की सर्जरीज आप लोग करते हैं? क्योंकि लोगों को बाईपास से यही समझ आया कि एक धमनी थी जो ब्लॉक्ड थी और उसके अलावा एक रास्ता बना दिया गया। किस तरह से तकनीक काम करती है और सर्जरी की कैसे जाती है? बाईपास सर्जरी एक रुकावट को बाईपास करने के लिए, अभी हम लोग मेरठ जा रहे हैं, मेरठ का बाईपास होते हैं, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए सिटी अवॉइड करते हैं। ऐसे एक बाईपास फ्लाईओवर जैसे ही है, ट्रैफिक का अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉकेज का अवॉइड कर रहे हैं। 3 तरह का डाल सकते हैं। एक तो मेमोरी आर्टरी बोलते हैं, छाती के नीचे, चेस्ट के नीचे आता है ये मेमोरी आर्टरी, वो निकालते हैं, उसको ऊपर मेन आर्टरी नस में जोड़ देते हैं। ब्लॉकेज कहाँ है उसको और आगे जोड़ देते हैं, ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है हार्ट का। कभी कभी हाथ से भी निकाल सकते हैं रेडियल आर्टरी, उसमें निकाल के लेफ्ट साइड आर्टरी नॉन डोमिनेंट साइड से निकालते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेमोरी आर्टरी, रेडियल आर्टरी बहुत ज़्यादा टाइम चलता है बिना रुकावट। कभी कभी नीचे पैर से वेन निकाल के डालते हैं। ओल्ड पेशेंट के लिए आप दोनों मेमोरी आर्टरी और रेडियल आर्टरी में प्रॉब्लम है, कम ब्लड सप्लाई कम है हाथ को, उस टाइम वेन भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों अच्छा रिजल्ट आता है। मेन आर्टरी बहुत यंग पेशेंट के लिए, रेडियल आर्टरी बहुत इस्तेमाल होता है। सब पेशेंट को मेमोरी आर्टरी यूज़ करते हैं, यंग पेशेंट्स को रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं और काफ़ी ओल्ड पेशेंट के लिए वेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। डॉक्टर मनोज शर्मा, कौन से लक्षण बताना चाहेंगे जो अगर किसी व्यक्ति को हो रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से हृदयाघात के मामलों में इंडाइजेशन या एसिडिटी समझकर न सिर्फ समय नष्ट होता है बल्कि जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है।
जी देखिए, लोगों में एक गलत धारणा है कि बिल्कुल जो हार्ट अटैक का पेन होगा बाईं तरफ चेस्ट में होगा, बट लोगों को समझना चाहिए कि एंजाइना ये जॉ लाइन से, मतलब आप मुंह के पास से नाभि तक कोई भी पेन एंजाइना हो सकता है। और खास करके ऐसा देखा गया है, जिसको हम लोग सडन हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके पहले कुछ प्रीलिमिनरी सिम्टम्स आते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एसिडिटी है या गैस बन रही है, ये बहुत लोगों का कॉमन कंप्लेन होता है। और जो हृदय की जो दाहिने तरफ की नस है उसमें अगर रुकावट आता है, जिसको राइट कॉर्नरी बोलते हैं, तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं, एसिडिटी की तरह के होते हैं। तो किसी भी तरह के सिम्टम्स, जैसे अगर टिपिकल पेन है, खास करके जो डायबिटीज है उनको दर्द, डायबिटिक्स जो होते हैं जिनके लंबे समय से मधुमेह से वो ग्रसित हों, उनको चेस्ट पेन बहुत हल्का होता है। बट किसी भी तरह की घबराहट हो, कोल्ड स्वेटिंग हो, आपको चक्कर आ रहा हो, ये सब भी कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं या हार्ट के सिम्टम्स हैं। बट टिपिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंजाइना, आप चलते हैं, छाती भारी हो जाती है, गर्दन में खिंचाव होता है या सांस फूलने लगता है, तो ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। स्पेशली जिनके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है या एंजाइना के केसेस हुए हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, स्टेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो, सीढ़ी चढ़ते समय, तेज चलते समय आपको भारीपन महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। कई तरह के टेस्ट हैं आजकल, देखिए एंजियोग्राफी के अलावा सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है, जिसको सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं। उसकी भी बड़ी अच्छी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो आप इसको और सिस्टम पे कह सकते हैं कि हो सकता है ये फेफड़े की बीमारी से हो रही है या आपके कम एक्सरसाइज करने से हो रही है। तो मुझे लगता है किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, बार बार होते हैं, तो उसको आपको चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता है। जी, और कई बार ये भी होता है कि हार्ट अटैक साइलेंट हो जाए, यानी मधुमेह के रोगी या कुछ अन्य कंडीशंस जिसके अंदर लक्षण होंगे ही नहीं और तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए यदि आपको कोई ऐसा सिम्टम लग रहा है, कोई ऐसा लक्षण लग रहा है जो असामान्य है, भले ही वो गैस का हो, अस्पताल जाने में या विशेषज्ञ से कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक बार अस्पताल का चक्कर ज़्यादा भी लग जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये समस्या हृदयाघात की हुई तो नुकसान हो सकता है, आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर सत्यवीर, महफूज सैयद जी का एक प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं, एज है इनकी 45 इयर्स, बीपी के ये पेशेंट है, CTDT मेडिकेशन ले रहे हैं, क्या इसका CTDT को लॉन्ग टर्म में फॉलो करना, 6.25/40 लिख रहे हैं, क्या इसका लॉन्ग टर्म यूज़ बहुत ज़्यादा सुरक्षित है या कुछ हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? हाँ, CTDT इसका मतलब वो टेलमिसार्टन और क्लोथैलिडोन नामक दवाई ले रहे हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए सामान्य रूप से यूज़ की जाती है और ये लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, वो रेगुलर साल में एक बार करा लेना चाहिए। और अगर उनका रीनल फंक्शन नॉर्मल है तो इसको लेने में कोई समस्या नहीं है। जी, एक और प्रश्न है डॉक्टर सत्यवीर, मोहम्मद अली जी का प्रश्न है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि बीपी सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में या तो बढ़ जाता है या अचानक फॉल करता है, क्या नहाने से भी फ़र्क पड़ता है कि हमारे बीपी के लेवल्स क्या होंगे? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स काफ़ी देखे जाते हैं। मान लीजिए किसी को पहले से ब्लॉकेज है या फिर वो व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, तो क्या नहाने का प्रभाव भी इस पर हो सकता है? नहाने का तो प्रभाव नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली सर्दी के मौसम में। कुछ लोग सोल्ट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सर्दी के समय हमारे शरीर से पसीना कम निकलता है तो हमारे शरीर में सोडियम एक्यूमुलेट हो जाता है, तो कुछ लोग उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी वजह से जब भी मौसम चेंज होता है तो हम सलाह देते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर सडन सर्ज करता है सोल्ट सेंसिटिविटी की वजह से। तो हाँ, ब्लड प्रेशर के मरीजों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसम के बदलाव की वजह से कई बार उनको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो जाता है या ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक या सांस फूलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन नहाने में हम ये सलाह देंगे कि वो नॉर्मल वाटर से नहाएं, कोल्ड वाटर एक्सपोजर से बचें, क्योंकि कुछ लोगों को कोल्ड वाटर एक्सपोजर से वैसोकंस्ट्रिक्शन होने से एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। जी, फिलहाल उड़ीसा से कॉलर चंद्रनाथ त्रिवेदी फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं चंद्रनाथ जी? मैं एक्चुअली पावर लिफ्टिंग गेम खेलता हूं और हमारा जो है इस समय उम्र हमारी 53 है
ओके। तो सर्दी के मौसम में क्या हम अपनी प्रैक्टिस इस गेम की जारी रख सकते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? जी, सावधानियां विशेषज्ञों ने विस्तार से बताई हैं, खास तौर पर विग्रेस एक्टिविटी कर रहे हैं अगर। डॉक्टर मनोज, क्या कहना चाहेंगे, क्या इस मौसम में भी बहुत अधिक एक्सरसाइज या एक्टिविटी जारी रखी जाए, यानी विग्रेस एक्टिविटी कर सकते हैं अगर पहले से लंबे समय से कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दूं इनको कि पावर लिफ्टिंग या जो वेट है वो बहुत अच्छा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं माना जाता है। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। तो एक जस्ट मसल्स को टोन करने के लिए लाइट वेट जो कहते हैं हम लोग रिकमेंड करते हैं वही उचित है। बहुत ज्यादा पावर लिफ्टिंग मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से आपके हार्ट हेल्थ को ठीक रखता है। तो और खास करके इस मौसम में, सर्दियों में, चलिए अगर आप जिम में कर रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो आप कर सकते हैं, बट एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर इंडल्जेंस एक्सरसाइज के साथ आपके दिल के लिए घातक है। इसलिए आप हमेशा इस चीज को डिसाइड करवाएं, इस चीज को आप पाएं, खोजें कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के जगह पे आप वॉक, मेडिटेशंस, योगा और इस तरह की एक्टिविटी करें जिसमें कि आपके मसल्स का जो टोन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, और जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं उसको लिमिटेड अमाउंट में ही करें। जी, तो बहुत आवश्यक है कि आप हृदय स्वस्थ रहे, इसके लिए व्यायाम करें। लेकिन व्यायाम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या सावधानी रख रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषज्ञों ने जो संदेश दिया है वो साफ है कि मसल बिल्डिंग का मतलब या फिर जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं। व्यायाम का चुनाव, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या उसमें कार्डियो वर्कआउट हो रहा है या नहीं, इंटेंसिटी क्या है, ये सब आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं हृदयाघात के बढ़ते खतरे के बारे में और विशेषज्ञों से जान रहे हैं कि कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हार्ट अटैक कितना बड़ा खतरा है हमारे स्वास्थ्य के लिए और कैसे करें इससे बचाव, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर वी देवगुरु, प्रोफेसर एंड हेड CTVS एम्स से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, चेयरमैन कार्डियोलॉजी फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, यानी छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सत्यवीर आपसे कि हृदयाघात का खतरा सिर्फ उनको है जिनके परिवार में किसी को हृदयाघात या हार्ट अटैक हुआ हो?
ऐसा नहीं है। हाँ, उनको खतरा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, लेकिन जिनके घर में नहीं है उनको भी है। अगर उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और लो फिजिकल एक्टिविटीज हैं तो डॉक्टर मनोज, क्या सिर्फ मोटे लोग या धूम्रपान करने वाले ही खतरे की चपेट में हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसके सहमत नहीं हूं। बाहर से सुंदर और सुडौल दिखना ही स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इन सब चीजों की आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री जाननी चाहिए। रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली एक स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है। तो आप आइडियल वेट के हों, सुडौल दिख भी रहे हो, तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। जी, इसलिए खतरे की चपेट में कोई भी आ सकता है, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जिनको आप बदल सकते हैं उनमें बदलाव जरूर कीजिए। डॉक्टर देवगुरु, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए ही अच्छा ऑप्शन है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं है, ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है और तीनों नस में ब्लॉकेज है और हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है और डायबिटिक पेशेंट, उन लोग के लिए ज़रूर CABG बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे उम्र कम भी हो। यस जी। डॉक्टर सत्यवीर, क्या तनाव और नींद पूरी ना होना हृदय को प्रभावित कर सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है या प्रेसिपिटेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। जी। तो डॉक्टर मनोज, क्या अगर व्यक्ति कम पीता है यानी कम बार पीता है, ओकेजनल ड्रिंकिंग करता है, लेकिन मात्रा अधिक होती है, तो खतरा कम होगा? देखिए, अल्कोहल के बारे में एक मिथ है कि अल्कोहल कार्डियो प्रोटेक्टिव है या हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कोई भी थोड़ा सा भी अल्कोहल इज ए पॉइजन, आप थोड़ी भी मात्रा में लेते हैं तो इसका विभिन्न शरीर के अंगों पर खराब असर पड़ता है। और जहां तक कुछ लोग मानते हैं कि रेड वाइन से थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है, बट मेरा तो यही मैसेज है कि अल्कोहल को नो कहना है। जी, तो जहर कितनी भी मात्रा में किसी भी रूप में लिया जाए वो जहर ही होता है। डॉक्टर सत्यवीर, लिपिड प्रोफाइल कितनी महत्वपूर्ण है और कब इसकी जांच करवानी चाहिए? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गाइडलाइंस की हम बात करें तो महिलाओं में 45 साल की उम्र से ज़्यादा और पुरुषों में 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा में लिपिड प्रोफाइल कराना आवश्यक है। हाँ, लेकिन अगर किसी को पहले से रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो यंग लोगों में 20 से 35 साल की उम्र के पुरुषों में और 20 से 45 साल की महिलाओं में भी लिपिड प्रोफाइल कराया जाना चाहिए। राइट। डॉक्टर देवगुरु, अगर किसी की बाईपास हो गई है तो समझ लिया जाए कि बीमारी खत्म हो गई, और साथ ही संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बाईपास सर्जरी ऐसे नहीं है, हार्ट ही बदल गया, सिर्फ रुकावट को बाईपास किया। पहले जैसे सारा रिस्क फैक्टर से आगे ख्याल रखना पड़ेगा। जी, एक वाक्य में आपका संदेश डॉक्टर देवगुरु? शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब पहले जैसे मेंटेन करना है और दवाई लेते रहना, कोलेस्ट्रॉल का दवाई ज़रूर लेना है और इकोस्प्रिन नहीं तो एंटीप्लेटलेट बोलते हैं वो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर मनोज, क्या महत्वपूर्ण है, एक वाक्य में बताएं संदेश के तौर पर हृदय को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, जो नए रिस्क फैक्टर हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, स्लीप डिप्राइवेशन, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल न्यू स्मोकिंग की तरह से उभर के आया है। तो 4 रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, इन सबको कंट्रोल के साथ साथ ये जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं इसको भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है इस समय। डॉक्टर सत्यवीर यादव, खतरा बड़ा है तो कैसे इससे करें बचाव, क्या कहना चाहेंगे? अगर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, अगर बीमारी नहीं है तो आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। लेकिन अगर आपको बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पहले से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको डॉक्टर की सलाह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है और अपनी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की दवाइयों को बराबर से लेना है। इन सब का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले हृदयघात के खतरे से जरूर बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सत्यवीर यादव, डॉक्टर वी देवगुरु, डॉक्टर मनोज कुमार, आप सभी का। विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि हृदयाघात से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की सामने होती हैं। एक पराठा और खा लिया तो क्या होगा, थोड़ा सा हलवा ही तो लिया है, इससे सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि थोड़ा सा और
इस चक्कर में आप अपनी सेहत को कितना ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं ये खुद आपको भी पता नहीं चलता। स्वस्थ हृदय के मूल मंत्र है कि आपको अच्छी नींद लेनी है, तनाव को कम रखना है, संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना है और नियमित व्यायाम करना है। इसलिए यदि अपने सेहत को बेहतर करना है, हृदय को सुरक्षित रखना है तो थोड़ा सा और समझदार बनना है। अपनी सेहत संबंधित जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।